बच्चों, अब देखेंगे हम, यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम इन वास्तु जहाँ पे इन चीज़ों की स्थापना की गई है ना, अगर जहाँ पे ये वास्तु बनाए गए हैं वहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकर, स्थापत्य शास्त्र मतलब ये जो इमारत बनी है या जो ये भवन बना है वो किस प्रकार से, उसकी स्थापना किसने की, उसकी नींव किसने रखी, वो किस चीज़ें से बना है, उसकी स्थापना के कारण क्या, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। और वास्तु के स्वरूप का आधार पर जो वास्तु मतलब उससे जो वास्तु है उसके ही स्वरूप जिसके द्वारा ये वो चीज़ों का निर्माण किया गया है उसके ही स्वरूप के आधार पर हमें जो है उस समय की तत्कालीन मतलब उस समय की आर्थिक जो संपत्ति कितनी संपन्न थे उन लोग, कितनी उसकी आर्थिक संपन्नता के बारे में पता चलता है कि उस समय जो है आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में भी हमें जो है वास्तु स्थानों पर जाने से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे कि अंडमान की सेलूर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांति कार्यों के विषय में, जब हम लोग सेलूर अंडमान में जो सेलूर जेल है वहाँ पे जब हम जाते हैं तब हमें वहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा किए गए क्रांति कार्यों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर हम मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर हमें गांधी के युग के मतलब हमें गांधी के युग के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मतलब हमें उनसे ये उस समय जो सेवाग्राम आश्रम में जब जाएंगे तो हमें गांधी जी से संबंधित सारी जानकारियाँ हमें हासिल होंगी कि उन्होंने कार्य कौन से किए थे, गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए कौन कौन सी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे ये पिंक कलर के बॉक्स है, इसमें जो है कुछ आपको बताया जाएगा जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे कि क्या तुम जानते हो वस्तु संग्रहालय और इतिहास, मतलब जो वस्तु संग्रहालय जिसमें हम लोग वस्तुओं को स्टोर करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं, और इतिहास का क्या संबंध है। ठीक है, इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विभिन्न वस्तुएं संरक्षित रखी जाती है। मतलब क्या है इसके अंदर कि जो वस्तु संग्रहालय होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु को संग्रहित करके रखते, इकट्ठा करके रखते हैं, उसके अंदर उससे जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हम जब वहाँ उस स्थान पे जाएंगे, जब हम संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ पे रखी हर एक चीज़ को हम बखूबी से देखेंगे और जिससे हमें उस समय कौन कौन सी वस्तुएं थी, उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और उस समय के लोग किस प्रकार के आभूषण या कौन से रीति रिवाज थे, इन सभी की जानकारी हमें जो है वहाँ पे रखी वस्तुओं से प्राप्त होती है। अगर देखेंगे कि पुणे के आगा ख्वा पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। अभी हम पुणे के जो आगा ख्वा पैलेस में जाएंगे तो हमें गांधी बाबा से संबंधित सारी चीज़ों का हमें जानकारी हम लोग आंखों देखी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो सेकेंड टॉपिक है
वो है प्रतिमाएं और स्मारक। प्रतिमा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का बनाया गया स्टैचू या मूर्ति। स्मारक का मीनिंग मैंने आपको इसके पहले ही बताया। स्मारक मतलब याद के लिए, है ना, यादगार के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है, उसकी जो जिस चीज़ की निर्मित की जाती है या जिसकी संरचना की जाती है यादगार के लिए, उसे हम कहते हैं स्मारक। ठीक है, अब देखेंगे कि स्मारक और प्रतिमाओं का निर्माण जो है हम किस लिए, उससे क्या हमें जानकारी, उससे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। प्रतिमा और स्मारक से भी हमें जो है इतिहास के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के जानकारी मिलती है। यानी कि प्रतिमा और स्मारक, यह दोनों चीज़ें भी आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी भी एक अहम भूमिका है। ठीक है, क्योंकि प्रतिमाएं और स्मारक, इन दोनों चीज़ों से हमें किसी भी घटना का या उस समय मौजूद व्यक्ति के विषय में, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमें जो है विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्रतिमा मतलब मैंने आपको बताया मूर्ति है। स्मारक का मतलब होता है स्मृति के लिए बनाई गई संरचना को हम लोग स्मारक कहते हैं। अब देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता के पहले, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले, और स्वतंत्रता पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और भारत के आज़ाद होने के बाद समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। मतलब यहाँ पे कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के समय में बहुत ही मतलब अनगिनत, जिनकी कोई गिनती ना हो, अनगिनत जो है जिनकी कोई गिनती ना की जाए, इतने व्यक्तियों की जो है स्मारकों का निर्माण जो प्रतिमाओं के रूप में किया गया था। मतलब उनकी प्रतिमा का निर्माण जो है किया गया था स्मारक के लिए, स्मृति के लिए कि ये व्यक्ति जो है उन्होंने क्या कार्य किए थे और क्या नहीं किया, जो कार्य किया था अपने देश के लिए, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को बलिदान किए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण है। मतलब क्या, आधुनिक भारत का अगर हमें इतिहास का अध्ययन करना है तो हमें जो है इन प्रतिमाओं का भी एक महत्व रखना होगा। हमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। बिना इसके हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी या उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन प्रशासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब क्या, जो हमें जो विभिन्न प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनकी संरचना की गई है स्मृति के लिए, उससे हमें उस समय के तत्कालीन शासकों, मतलब कौन उस समय कौन से लोगों ने, कौन से राजा ने, किस लोगों ने, किन व्यक्तियों ने उस समय शासन किया था, किनका वहाँ किसका शासन चलता था, मतलब किसका प्रशासन था, इसकी जानकारी हमें मिलती। और समाज के प्रतिष्ठित मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी बहुमूल्य व्यक्ति, जिनका बहुत महत्व रहता था, ऐसे व्यक्तियों के विषय में हमें जो है उन प्रतिमाओं के द्वारा उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि प्रतिमा के नीचे पट्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो भी स्मृति या जो भी प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है, जो भी मूर्ति बनाई गई होगी, उसमें उस प्रतिमा के ठीक नीचे जो है हम सभी को
देखेंगे तो वहाँ पे उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखा रहेगा, उसका जन्म लिखा होगा, उसका जन्म स्थान भी लिखा होगा, उसका मृत्यु भी लिखा होगा, उसके मृत्यु का भी स्थान का उल्लेख वहाँ पे किया जाता है कि यह व्यक्ति का जन्म कब हुआ और कौन से स्थान पे हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और कौन से स्थान पे हुई, उस व्यक्ति के द्वारा कौन कौन से देश हित के लिए कार्य किए गए थे उसका भी जो है उसमें उल्लेख किया जाता है। जीवन पट के विषय में भी जानकारी, मतलब उनके पूरे जीवन के बारे में उस वहाँ पे उल्लेख किया जाता है, उसके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्मित किए गए स्मारक से संबंधित, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिराव फूले, इनकी जो है प्रतिमाओं को क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि इन्होंने इनसे संबंधित जो भी घटना घटी थी, इन्होंने जो भी कार्य किया था अपने देश हित के लिए, उसकी स्मृति को मतलब उसकी स्मृति को निर्माण करने के लिए, मतलब होता है उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उसकी स्मृति को आगे जो है दूसरों को प्राप्त हो जानकारी, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए जो है निर्माण किए गए। और इस स्मारक भी, इससे भी संबंधित जो भी घटनाओं का कालखंड है उससे हमें ये भी जानकारी प्राप्त होगी उस समय कौन सी घटनाएं कौन से कालखंड में घटी थी, कौन से समय में घटी थी, इसकी भी जानकारी हमें जो है प्रतिमा और स्मारक से प्राप्त होती है। उन घटनाओं से जुड़े, उस समय जो घटनाएं घटी थी उनसे जुड़े, उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे भारत देश पे के लिए मर मिटने वाले जो हमारे शहीद जवान हैं, ये जो हमारे कहा जाएगा कि भारत के जो जवान हैं, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए या उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की बलि दे दी, उसको याद रखने के लिए जो है उनके याद में स्मारक बनाया जाता है उनकी स्मृति के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उनके बारे में जान सके कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। अब देखेंगे कि ये ब्लू वाले चौखट में हम देखेंगे, जिसको आपको करना है वो देखना है कि करके देखें, अपने समीप के परिषद में पाए जाने वाले स्मारकों और प्रतिमाओं की जानकारी प्राप्त करो। उसके आधार पर तुम उस घटना अथवा व्यक्ति के विषय में कौन सी जानकारी तुम्हें उस घटना या अथवा व्यक्ति के विषय में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है उसे लिखो। आप जो है अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई एक स्मारक या किसी न किसी की प्रतिमा तो स्मारक के रूप में बनी होगी। उस व्यक्ति के बारे में आपको जाके उसका क्या करना है, उसके द्वारा किए गए कार्य या उसके उस समय घटी घटना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके आपको लिखना है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने भौतिक साधन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आधुनिक भारत के इतिहास का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है वो है लिखित साधन। लिखित साधन, यह जो है लिखित साधन, अब हम लोग देखेंगे लिखित किसे कहते हैं, जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है, किसी के द्वारा लिखित रूप में प्राप्त किए गए चीज़ों को हम क्या कहते हैं, लिखित कहते हैं। अभी लिखित स्वरूप में इतिहास की जानकारी देने वाले साधनों को हम लोग लिखित साधन किसे कहते हैं। अब देखेंगे कि लिखित स्वरूप में इतिहास की
जानकारी देने वाले साधनों को हम लिखित साधन कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो हमें लिखित रूप में इतिहास की जानकारी दे उसे ही हम लोग लिखित साधन कहते हैं। अब ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास के जानने के लिए हमें जो है लिखित साधन जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि लिखित साधन कौन कौन से हैं, उनके कितने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लिखित साधन के अंतर्गत आती हैं। पहला है पत्राचार। पत्राचार हमें सबको मालूम है, पहले के ज़माने में लोग जो है अपनी किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई भी